दोस्तों नमस्कार, हिंदी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए हिंदी विषय के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर से संबंधित नए प्रश्नों को देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चाँद का मुँह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? आपको बताना है मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चाँद का मुँह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह ने, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह ने, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चाँद का मुँह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। मुक्तिबोध की रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। काव्य संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980, कहानी संग्रह है काठ का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971, विपात्र आदि। तो मुक्तिबोध की जो प्रसिद्ध कृति है चाँद का मुँह टेढ़ा, उसकी भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा नाम से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी थी। और मुक्तिबोध की अन्य आलोचनात्मक कृति है कमानी एक पुनः विचार 1961, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए कल्पना का अतिरेक, ऑप्शन बी राष्ट्रीयता, ऑप्शन सी इतिवृत्तात्मकता, ऑप्शन डी नीति और आदर्श का चित्रण। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन ए कल्पना का अतिरेक। कल्पना का अतिरेक। द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, मानवतावादी विचारधारा का प्रादुर्भाव, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, काव्य रूपों की विविधता, अमृत रचनाएं, प्रबंध काव्यों की रचना इत्यादि। जबकि कल्पना का अतिरिक्त छायावाद की प्रवृत्ति है। कल्पना का अतिरिक्त छायावाद की प्रवृत्ति है, न कि द्विवेदी युगीन काव्य की। और जो द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियां हैं उसमें है राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, मानवतावादी विचारधारा का प्रादुर्भाव, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, काव्य रूपों की विविधता, काव्य रूपों की विविधता भी है, अमृत रचनाएं, प्रबंध काव्यों की रचना इत्यादि। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी इन दिनों रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी सहचल है समय रामदरस मिश्र, ऑप्शन डी सोना माटी कुंवर नारायण। उत्तर होगा ऑप्शन सी सहचल है समय रामदरस मिश्र की रचना है। ये युग सही है। सहचल है समय रामदरस मिश्र की रचना है, यह युग सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। और अन्य जो है फिलहाल अशोक वाजपेयी की है, इन दिनों कुंवर नारायण की है, सहचल है समय रामदरस मिश्र की है, सोना माटी विवेकी राय की है। देखिए फिलहाल जो है अशोक वाजपेयी की रचना है, इन दिनों कुंवर नारायण की रचना है, सहचल है समय रामदरस मिश्र की रचना है, सोना माटी विवेकी राय की रचना है। अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है किस अवधि सम्राट कवि की रचना है। आपको बताना है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है किस अवधि सम्राट कवि की रचना है। ऑप्शन ए विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन बी बसिंदर शुक्ल, ऑप्शन सी रामदरस मिश्र, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बसिंदर शुक्ल। बसिंदर शुक्ल की रचना है। उपरोक्त पंक्तियां अवधी सम्राट कवि बसिंदर शुक्ल की है। बसिंदर शुक्ल हिंदी और अवधी भाषा के कवि होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी वे राजनेता भी थे। उन्होंने मातृभूमि की सेवा करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी कालजयी कविताएं हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, दूसरा है कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जाए, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जाए। तो ये जो
रचनाएं हैं ये अवधी सम्राट बसिंदर शुक्ल की हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? ऑप्शन ए नया सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक से, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक से, ऑप्शन डी तार सप्तक से। उत्तर होगा ऑप्शन डी तार सप्तक से। प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक रचना से माना जाता है। व्याख्या देखते हैं, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है। सन 1943 ईस्वी में अज्ञे ने 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संपादन किया। सन 1943 में अज्ञे ने 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अज्ञे। देखिए तार सप्तक के कवि कौन कौन है? 7 कवि हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरजा कुमार माथुर और डॉक्टर रामविलास शर्मा और अज्ञे। आगे चलकर अज्ञे ने सन 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक तथा सन 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित किया तथा सन 1979 में चौथा सप्तक प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए पक गई है धूप, ऑप्शन बी आग की हंसी, ऑप्शन सी कंधे पर सूरज, ऑप्शन डी शब्द सेतु। आपको बताना है रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए पक गई है धूप, ऑप्शन बी आग की हंसी, ऑप्शन सी कंधे पर सूरज, ऑप्शन डी है शब्द सेतु। उत्तर होगा ऑप्शन बी आग की हंसी। आग की हंसी। रामदरस मिश्र को आग की हंसी कविता संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इससे पूर्व उन्हें साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए वर्ष 2001-2 में सलाका सम्मान तथा वर्ष 2011 में आम के पत्ते कविता संग्रह के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं कविता संग्रह पक गई है धूप, आग की हंसी, कंधे पर सूरज, शब्द सेतु, पथ के गीत, बैरंग बेनाम चिट्ठियां, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी ओठ पर आंखें नम हैं, आम के पत्ते आदि। देखिए रामदरस मिश्र को आग की हंसी उनकी कविता संग्रह है, उसके लिए 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इससे पूर्व साहित्य में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 2001-2 में सलाका सम्मान तथा 2011 में आम के पत्ते कविता संग्रह आम के पत्ते के लिए व्यास सम्मान से रामदरस मिश्र को सम्मानित किया गया था। उनकी अन्य काव्य प्रमुख काव्य कृतियां हैं कविता संग्रह है पक गई है धूप, आग की हंसी, कंधे पर सूरज, शब्द सेतु, पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी ओठ पर आंखें नम है, आम के पत्ते आदि। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रेमघन, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास। आपको बताना है प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रेमघन। ऑप्शन बी प्रेमघन। प्रेमघन मतलब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम है। प्रेमघन की अन्य रचनाएं हैं प्रयाग रामागमन, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य। देखिए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं हैं प्रयाग रामागमन, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य इत्यादि। अगला प्रश्न है, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? ऑप्शन ए मधुशाला, ऑप्शन बी मधुबाला, ऑप्शन सी पलाशवन, ऑप्शन डी मधुकलश। उत्तर होगा ऑप्शन डी मधुकलश। मधुकलश से ली गई है। उक्त पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कवि की वासना कविता से ली गई है जो मधुकलश काव्य संग्रह में संग्रहित है। देखिए हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुकलश, उसमें उसके अंतर्गत कवि की वासना कविता से ली गई है जो उपरोक्त पंक्तियां थी। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण,
दो चट्टाने इत्यादि। पलाश वन नरेंद्र शर्मा की कृति है। पलाश वन नरेंद्र शर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रश्मिरथी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी सामधेनी। उत्तर होगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। दिनकर के काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। यह काव्य महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। दिनकर ने इसकी रचना द्वितीय विश्व युद्ध के विभीषिका से प्रेरित होकर की थी। देखिए, दिनकर के काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। यह काव्य महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। दिनकर ने इसकी रचना द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर की थी। अगला प्रश्न है, लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? लोकायतन जो पंत की प्रबंध कृति है किन दो खंडों में विभाजित है? ऑप्शन ए बाह्य परिवेश और अंतःचैतन्य, ऑप्शन बी जीवन और प्रकृति, ऑप्शन सी व्यक्ति और समाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ऑप्शन ए बाह्य परिवेश और अंतःचैतन्य। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो दो खंडों में विभाजित है, बाह्य परिवेश और अंतःचैतन्य। प्रबंध प्रथम खंड में आजादी की प्राप्ति और द्वितीय खंड में स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को वर्णित किया गया है। 680 पृष्ठों का यह प्रबंध काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। देखिए, 680 पृष्ठों का यह प्रबंध काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। यह भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, लोकायतन जो प्रबंध कृति है किसके जीवन पर आधारित है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इस महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य सामूहिक मुक्ति का भाव है। इस महाकाव्य का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सामूहिक मुक्ति का भाव। इस काव्य कृति के लिए पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। इस काव्य के लिए पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए काव्य, ऑप्शन बी आलोचना, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। तो आपको बताना है ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। उत्तर होगा ऑप्शन डी उपन्यास, ऑप्शन डी उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचनाएं हैं ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला। देखिए, ठेठ हिंदी का ठाठ जो है इसका एक और नाम है देवबाला या देवबाला। यह 1899 में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा हरिओत की रचना है अधखिला फूल, ये भी उपन्यास है हरिओत का। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन ए छायावादी, ऑप्शन बी हालावादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी प्रगतिवादी। तो आपको बताना है किस वाद काव्य धारा से जुड़े थे हरिवंश राय बच्चन। उत्तर होगा ऑप्शन बी हालावादी। हरिवंश राय बच्चन हालावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं। हालावाद का समय 1933 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। हालावाद का जो समय है वो 1933 से 1936 ईस्वी तक था। इस काव्य धारा में व्यक्तित्व की प्रधानता है। संसार के दुख दर्द निराशा को भूलकर प्रेम की मस्ती में डूबकर प्रेम को ही सर्वस्व मानना हालावाद की प्रमुख विशेषता है। देखिए, संसार के दुख दर्द निराशा को भूलकर प्रेम की मस्ती में डूबकर प्रेम को ही सर्वस्व मानना हालावाद की प्रमुख विशेषता है। यह काव्य उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती का काव्य के नाम से जाना जाता है। और ये काव्य जो है हालावादी काव्य उन्मुक्त प्रेम काव्य है या प्रेम व मस्ती का काव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें मस्ती, अलहड़ता और अखड़ता है। हालावादी काव्य पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। हालावादी काव्य पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है, तो इसका उत्तर होगा हालावादी काव्य पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। बच्चन कृत, मधुशाला, मधुबाला तथा मधुकलश हालावाद की धर्म ग्रंथ मानी जाती है। बच्चन कृत, हरिवंश राय बच्चन कृत मधुशाला, मधुबाला
तथा मधु कलश हालावाद की धर्म ग्रंथ मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है। ऑप्शन ए प्रेम प्रपंच, ऑप्शन बी कृषक जीवन, ऑप्शन सी दहेज प्रथा, ऑप्शन डी अंग्रेजी राज्य। उत्तर होगा ऑप्शन बी कृषक जीवन। कृषक जीवन गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है कृषक जीवन। प्रेमचंद कृत गोदान उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य है। इसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ। इसमें भारतीय ग्रामीण समाज एवं परिवेश का यथार्थ चित्र किया गया है। उपन्यास का नायक होरी भारतीय कृषक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें किसान दंपत्ति होरी और धनिया के माध्यम से भारतीय किसानों की संघर्षपूर्ण जीवन की करुण गाथा प्रस्तुत की गई है। मालती, मेहता, गोबर, मातादीन आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। देखिए, मालती, मेहता, गोबर, मातादीन आदि इसके प्रमुख पात्र हैं और इसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था और कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी हिमांशु जोशी, ऑप्शन डी रांगे राघव। तो आपको बताना है अमरबेल जो उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है, उसके लेखक कौन है। उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे। उनके उपन्यासों का विवरण इस प्रकार है। सामाजिक उपन्यास है अमरबेल, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, प्रत्यागत, कभी न कभी, अचल मेरा कोई, लगन, संगम, सोना, आहत इत्यादि। ऐतिहासिक उपन्यास है गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिब जू, कचनार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम, अहिल्याबाई, रामगढ़ की रानी, सोती आग, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, देवगढ़ की मुस्कान, ललितादित्य इत्यादि। ये ऐतिहासिक उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा के। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है आपको कि कौन व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं है। ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन डी गोपाल राम गहमरी। उत्तर होगा ऑप्शन डी गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन डी गोपाल राम गहमरी व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में नहीं है। व्यक्तिवादी उपन्यासकार सामाजिक शक्तियों के स्थान पर व्यक्ति की सत्ता और उसके अस्तित्व को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, व्यक्तिवादी उपन्यासकार सामाजिक शक्तियों के स्थान पर व्यक्ति की सत्ता और उसके अस्तित्व को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उषा देवी मिश्रा आदि प्रमुख माने जाते हैं, जबकि गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास के जन्मदाता हैं। जबकि गोपाल राम गहमरी जो हैं वो जासूसी उपन्यास के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं। ऑप्शन ए श्रद्धाराम फुल्लेरी, ऑप्शन बी श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रीनिवास दास को हिंदी के प्रथम उपन्यासकार मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए हरिया हरकुलिस की हैरानी, ऑप्शन बी कसप, ऑप्शन सी सोना माटी, ऑप्शन डी कौन हूं मैं। तो आपको बताना है इन चारों में मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन सी सोना माटी। सोना माटी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। सोना माटी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, यह विवेकी राय का उपन्यास है। देखिए, सोना माटी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, यह विवेकी राय का उपन्यास है।
तो सोना मार्केट पूछा जाएगा किसका उपन्यास है, तो विवेकी राय का उपन्यास है। अगला प्रश्न है उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग अशुद्ध है। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग अशुद्ध है। ऑप्शन ए काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, ऑप्शन बी अंधेरे के जुगनू रागे राघव, ऑप्शन सी वे दिन निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी करवट राजेंद्र यादव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग अशुद्ध है। उत्तर होगा ऑप्शन डी करवट राजेंद्र यादव, यह युग अशुद्ध है या गलत है। तो करवट किसका है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अमृतलाल नागर का उपन्यास है करवट। करवट अमृतलाल नागर का उपन्यास है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का है। अंधेरे के जुगनू रागे राघव का है। वे दिन निर्मल वर्मा का है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। ऑप्शन ए मछली मरी हुई, ऑप्शन बी वह अपना चेहरा, ऑप्शन सी 7 नदियां एक समंदर, ऑप्शन डी टेराकोटा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक उपन्यास नासिरा शर्मा का है। उत्तर होगा ऑप्शन सी 7 नदियां एक समंदर। ऑप्शन सी 7 नदियां एक समंदर उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। 7 नदियां एक समंदर नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। मछली मरी हुई यह राजकमल चौधरी का उपन्यास है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी द्वारा लिखित उपन्यास है। वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र जी द्वारा लिखित या रचित उपन्यास है। टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है। देखिए 7 नदियां एक समंदर नासिरा शर्मा, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र का उपन्यास है। टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है फरीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। फरीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। ऑप्शन ए मैला आंचल, ऑप्शन बी दीर्घतपा, ऑप्शन सी पलटू बाबू रोड, ऑप्शन डी जुलूस। तो आपको बताना है कि फरीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। उत्तर होगा ऑप्शन डी जुलूस। ऑप्शन डी जुलूस। अगला प्रश्न है प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित अपमानित तथा या उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रेमचंद के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। दूसरा प्रेमचंद के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार रहन सहन भाषा भाव आशा आकांक्षा सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन प्रेमचंद के संबंध में और है, वह है अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार रहन सहन भाषा भाव आशा आकांक्षा सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। यानी कि प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ के आप उत्तर भारत के लोगों के हाव भाव भाषा रहन सहन आशा आकांक्षा सब जान सकते हैं। अगला प्रश्न है त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी चौखट। तो आपको बताना है त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। उत्तर होगा ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी त्रिशंकु कहानी संग्रह के जो रचनाकार हैं वो हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह और हैं वह है मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978 इत्यादि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। ऑप्शन ए पीली आंधी, ऑप्शन बी डाक बंगला, ऑप्शन सी कितने पाकिस्तान, ऑप्शन डी एक सड़क 57 गलियां। आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है।
उत्तर होगा ऑप्शन ए पीली आंधी। पीली आंधी कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। पीली आंधी जो है वह कमलेश्वर का उपन्यास ना होकर प्रभा खेतान जी का उपन्यास है। कमलेश्वर के अन्य उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियां 1957 ईस्वी में, डाक बंगला 1959, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, काली आंधी 1974, तीसरा आदमी 1976, आगामी अतीत 1976, वही बात 1980, सुबह दोपहर शाम 1982, रेगिस्तान 1988 और कितने पाकिस्तान 2000 आदि। कमलेश्वर के उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान आदि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए वर्ण विषय, ऑप्शन बी चरित्रोद्घाटन, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी उद्देश्य। आपको बताना है इनमें से रेखा चित्र का तत्व कौन नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन सी अभिनेता। अभिनेता ये रेखा चित्र का तत्व नहीं है। अभिनेता नाटक के तत्व है। अभिनेता जो है वो नाटक का तत्व है, जबकि अन्य विकल्प वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन तथा उद्देश्य रेखाचित्र के तत्व हैं। रेखाचित्र में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से रेखांकित किया जाता है। पद्म सिंह शर्मा रचित पद्म पराग हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह है। देखिए रेखाचित्र में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से रेखांकित किया जाता है। पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म प्रयाग हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी कामना जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी वरमाला गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी करबला उदय शंकर भट्ट। आपको बताना है कि इसमें कौन सा एक युग सही नहीं है। उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी करबला उदय शंकर भट्ट, ये युग सही नहीं है। करबला प्रेमचंद का द्वारा रचित नाटक है। करबला जो है वो प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। कामना जयशंकर प्रसाद का नाटक है। वरमाला गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है। तो देखिए करबला जो है प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा, कामना जयशंकर प्रसाद का नाटक है। वरमाला गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है। विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से उपन्यास रचना है। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से उपन्यास रचना है। ऑप्शन ए पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह, ऑप्शन बी जीना है तो लड़ना होगा वृंदा करात, ऑप्शन सी औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा, ऑप्शन डी खुली खिड़कियां मैत्रेयी पुष्पा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्त्री विमर्श से संबंधित कृतियों में से उपन्यास है। उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह। पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह द्वारा रचित स्त्री विमर्श से संबंधित उपन्यास है। पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। यह उपन्यास भेड़िया समाज की उन औरतों पर आधारित है जो सदियों से उपेक्षित और शोषित जीवन जीने के लिए विवश हैं। शरद सिंह कृत उपन्यास है पिछले पन्ने की औरतें 2005 ईस्वी, पचकौड़ी 2009 ईस्वी और कसबाई सिमोन 2012 ईस्वी। अगला प्रश्न है जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक हैं। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी विवेकी राय, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी अमृत राय। उत्तर होगा ऑप्शन बी विवेकी राय। विवेकी राय जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक हैं। जुलूस रुका है के लेखक हैं विवेकी राय। बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज भवन प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है। बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज भवन ये रिपोर्टाज जो है प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की रचना है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी मुक्ति बोध, ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। उत्तर होगा ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त को मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे नई कविता के प्रमुख कवि हैं, जबकि शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा तथा मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक हैं। देखिए जगदीश गुप्त जो है वो मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है, वे नई कविता के प्रमुख कवि हैं, जबकि शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र यानी आत्मकथा किसका है? हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मकथा किसका है? ऑप्शन है बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक, ऑप्शन बी राहुल सांस्कृत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन सी वियोगी हरि कृत मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन डी आचार्य चतुर सेन कृत मेरी आत्मकहानी। तो आपको बताना हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र यानी कि आत्मकथा किसका है? उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बनारसी दास अर्धकथानक, बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक। हिंदी में प्राचीनतम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक 1641 ईस्वी में लिखी गई थी है। यह आत्मकथा पद्य में लिखी गई है। देखिए इसमें एक चीज और आपको ध्यान देने योग्य है, वह है यह आत्मकथा पद्य में लिखी गई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी आत्मकथा पद्य में लिखी गई है, तो उत्तर होगा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक, जो हिंदी का पहला आत्मकथा भी है, ये पद्य में लिखी गई है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्षों का विवरण ब्रज भाषा में प्रस्तुत किया है। देखिए बनारसी दास जैन अपने जीवन के 55 वर्षों का विवरण ब्रज भाषा में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है? निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। ऑप्शन है अपनी धरती अपने लोग, ऑप्शन बी जलती हुई नदी, ऑप्शन सी पीर पर्वत, ऑप्शन डी जूठन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक आत्मकथा जो है वो कमलेश्वर द्वारा रचित है। उत्तर होगा ऑप्शन बी जलती हुई नदी। ऑप्शन बी जलती हुई नदी कमलेश्वर द्वारा रचित आत्मकथा है। कमलेश्वर द्वारा लिखित आत्मकथा है जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 ईस्वी, जलती हुई नदी 1999 ईस्वी। कमलेश्वर द्वारा रचित आत्मकथा है जो मैंने जिया 1992 में, यादों का चिराग 1997 ईस्वी, जलती हुई नदी 1999 ईस्वी। रामविलास द्वारा रचित आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग। देखिए अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? रामविलास शर्मा, जो 3 खंडों में विभक्त है। ये 3 खंडों में विभक्त है, 1996 में लिखा गया था। अपनी धरती अपने लोग जो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। पीर पर्वत जो आत्मकथा है वो है बलराम का, पीर पर्वत बलराम की आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन 1997 में लिखी गई थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित साहित्यकार हैं, वह जूठन उनकी आत्मकथा है 1997 में लिखी गई थी। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।